चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सविता सिंह ठाकुर, व्यवहार न्यायाधीश बालोद, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजना जन चेतना के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण बालोद द्वारा आयोजित ई विधिक साक्षरता शिविर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस ई विधिक साक्षरता शिविर का विषय है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिस संबंध में चर्चा करने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम मैं महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उनके संबंध में भारत में जो आंकड़े हैं उन पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में महिलाओं से संबंधित कुल 50,74,634 संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से 31,32,954 मामले IPC तथा 19,41,980 मामले लोकल लॉज एवं स्पेशल एक्ट से संबंधित हैं। NCRB की ही रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में लगभग 8,500 महिलाएं अपने पतियों एवं नातेदारों द्वारा मार दी गईं तथा 1,03,272 मामले घरेलू हिंसा के दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW की रिपोर्ट के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 20 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के दौरान ही NCW ने 1,477 आवेदन घरेलू हिंसा के प्राप्त किए हैं। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि घरेलू हिंसा आज के समय में कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। इस संबंध में ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया है, जिस संबंध में ही मैं आपको जानकारी देने हेतु आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि किसी महिला के साथ उसके घरेलू नातेदारों द्वारा शारीरिक हिंसा, यौनिक या लैंगिक हिंसा, मौखिक या भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा की जाती है तो ऐसा कृत्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए, किसी महिला को उसके नातेदार द्वारा मारपीट किया जाना, ताना मारना, दहेज की मांग करना, चेहरे एवं त्वचा के रंग को लेकर टिप्पणी करना, चरित्र को लेकर शंका करना, लैंगिक संबंध के लिए मजबूर करना, घरेलू खर्च न देना जैसे कार्य घरेलू हिंसा की परिधि में आते हैं। पीड़ित को क्या करना चाहिए? पीड़ित महिला घटना की सूचना संरक्षण अधिकारी, पुलिस, चिकित्सकीय सुविधा के भार साधक व्यक्ति, आश्रय गृहों या सेवा प्रदाताओं को दे सकती है। संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है अथवा पंजीकृत अधिवक्ता से भी संपर्क किया जा सकता है। दंडिक कार्यवाही किए जाने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा सकती है। कहां पर शिकायत दर्ज करें? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला संरक्षण अधिकारी के समक्ष अथवा न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश कर सकती है अथवा थाने में जाकर भी इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। किस प्रकार के दस्तावेज एवं साक्ष्य सहायक सिद्ध होते हैं? सभी प्रकार के ऐसे दस्तावेज जो पति एवं पत्नी के वैवाहिक स्थिति को दर्शित करते हों, जैसे कि विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ, विवाह निमंत्रण पत्र, दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न बालक बालिकाएं से संबंधित प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्त्री धन में दिए गए सामानों की रसीदें,
राशि के अंतरण से संबंधित कोई दस्तावेज, घरेलू हिंसा से मानसिक, शारीरिक, लैंगिक अथवा भावनात्मक हिंसा के कारण होने वाले किसी उपचार से संबंधित चिकित्सकीय दस्तावेज आदि तथा व्यथित महिला के निवास स्थान के आसपास रहने वाले व्यक्तियों का कथन साक्ष्य में सहायक होते हैं। क्या यह सुलह समझौते की श्रेणी में आता है? हाँ, यद्यपि अधिनियम में वर्णित प्रावधानों में आपसी राजीनामा के आधार पर प्रकरण शमनीय होने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, परंतु सुलह समझौते के माध्यम जैसे मध्यस्थता एवं परामर्श के आधार पर सुलह समझौते की शर्त नियत कर प्रकरण का निराकरण समझौते के आधार पर किया जा सकता है। क्या यह जमानती अपराध है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत न्यायालय से प्राप्त कोई संरक्षण आदेश अथवा अंतरिम आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा 1 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है। अधिनियम की धारा 32 के अनुसार ऐसे अपराध संज्ञेय और अजमानती प्रकृति के होते हैं। इससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है? घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधान घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में वर्णित है। इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत कोई व्यथित व्यक्ति अधिनियम में वर्णित एक या एक से अधिक अनुतोषों को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा तथा संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनी अनुतोष, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश एवं अंतरिम और एक पक्षी आदेश प्राप्त किया जा सकता है। धारा 31 के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने पर शास्ति का प्रावधान है। इनके अंतर्गत कौन सा दंड अथवा क्षतिपूर्ति उपलब्ध है? अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को धारा 22 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट प्रतिकर प्रदान करने का आदेश दे सकता है तथा धारा 31 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय स्क्रीन पर दर्शित हो रहे हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता है। इस विषय से जुड़े कुछ बुनियादी या व्यावहारिक समस्याएं जो कि व्यावसायिक अनुभव अथवा प्राधिकरण में आ रहे प्रकरणों के आधार पर चिन्हांकित किए जा सकते हैं। पीड़ित महिला उसके साथ घरेलू हिंसा होने के बाद भी जागरूकता के अभाव में इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाती है अथवा परिवार के सदस्यों के द्वारा ही शिकायत दर्ज करवाए जाने में हतोत्साहित किया जाता है, जिसके कारण कई बार घरेलू हिंसा वृहद स्वरूप ले लेती है। पीड़ित महिला को किससे सहायता प्राप्त करना है अथवा किस संस्था से संपर्क करना है इसका ज्ञान नहीं होता है। समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण हितधारकों का इस संबंध में संवेदीकरण नहीं किया गया है तथा उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के केसेस हैंडल करते हुए पीड़ित को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। पीड़ित महिला के द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किए जाने पर उसके पास साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहता है, कोई राशि लेन देन के संबंध में दस्तावेज नहीं रहते हैं, प्रत्यर्थी भरण पोषण की राशि नहीं देते हुए जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं। इस कारण पीड़ित महिला को वित्तीय सहायता प्राप्त होने में कठिनाई होती है। आज के इस ई प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।